नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट फॉर सक्सेस विद एक्सीलेंस पर। तो आज हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करते हैं पिछले टॉपिक्स आपके अच्छे रिवाइज हो रहे होंगे। जोग्राफी की क्लास भी काफ़ी आगे निकल चुकी है और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपने पढ़ चुके हैं। 15 अक्टूबर को आप सभी का पेट की परीक्षा है। एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं और अब तक आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। कई लोगों को बहुत दूर दूर दिया गया है सेंटर, पर घबराइए नहीं और इस उम्मीद में मत बैठिए कि शायद सेंटर चेंज हो या कुछ हो। तो अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं और गंभीर छात्र हैं तो एक सलाह है जो व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आप परीक्षा स्थल पर कम से कम एक रात पूर्व पहुँचें, वहाँ कहीं रुक लें। इससे आप पूरी तरह से रिलैक्स, मानसिक रूप से आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होंगे और परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे। क्योंकि परीक्षा हॉल में बैठना, वहाँ पर परीक्षा देना, उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपकी शारीरिक थकान कैसी है, इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है आपकी मार्किंग। आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो आप पहले जाइए, वहाँ रुक जाइए, अच्छे से परीक्षा दीजिए और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखिए इस समय। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक स्थानीय स्वशासन पे आते हैं। यदि आपकी रिसेंट में क्लासेस हैं तब भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है पंचायती राज और नगर पालिकाएँ। ठीक, तो हम पहले बात करते हैं पंचायती राज की। स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की गई है या कैसे शुरुआत की गई है, हम किस प्रकार किया गया है, इसके विषय में बात करते हैं। तो आते हैं हम पहले स्थानीय स्वशासन पे। हम सबसे पहले बात करेंगे पंचायती राज की। पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर जाना गया है। अब ये देखिए 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को पंचायती राज के रूप में जाना गया है, जिसमें 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति रखी गई थी, जिसके विषय में आपका जानना आवश्यक है। क्या है? जिला परिषद। जिला परिषद कहाँ थी? जिला स्तर पर। और इसके अंदर में आती है पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और ग्राम स्तर पर क्या आता है? ग्राम पंचायत। ठीक है, यह 3 स्तर हैं इसके, 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति है। ठीक, इस पंचायती राज पद्धति पंचायती राज पद्धति को संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया हमारे संविधान में। यह 1952 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, या 73वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1992 द्वारा इसको शामिल किया गया है पंचायती राज को। साथ में इसमें कुल 29 विषय हैं। 29 विषय हैं। यह पॉइंट्स जो हैं मैंने लिखाए हैं आपको, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह 3 पॉइंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ग्राम सभा बनेगी पंचायतों की संरचना के लिए। ग्राम सभा में जो सदस्यता होगी उसमें न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, और पंचायतों के निर्वाचन हेतु अनुच्छेद 243 टा से दिया गया है निर्वाचन। सही से बन नहीं पाया, निर्वाचन 243 टा के तहत दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इनकी शक्तियाँ और कार्य होते हैं। जो इनके कार्य हैं वह होता है प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन करना। ग्राम पंचायतों का जो कार्य होता है सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सड़क एवं जल का प्रबंधन करना और कृषि विकास के उपाय करना, साथ में सार्वजनिक
बाज़ार जो होते हैं आपने देखे होंगे, कई कई ग्रामों में सार्वजनिक बाज़ार लगते हैं, तो सार्वजनिक बाज़ार और स्थलों का प्रबंधन करना, ठीक है। साथ ही वृक्षारोपण, ग्रामवासियों का मनोरंजन, पुस्तकालय का प्रबंधन और आपदा काल में जो ग्रामीणों की सहायता होती है, इनके ऐच्छिक कार्य होते हैं। अब आगे आते हैं, ग्राम पंचायत के साथ एक दूसरी संरचना जो स्थानीय स्वशासन में निर्मित हुई थी, वह है पंचायती राज। पंचायत समिति, जो पंचायती राज हमने देखा है, इसके साथ एक दूसरी संरचना थी जो स्थानीय स्वशासन में बहुत महत्वपूर्ण है, यह है नगर निगम। नगर निगम, यह जो नगर निगम है, इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक आधार दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा, यह 74वां संविधान संशोधन कब किया गया है? सेम 1992 में, ठीक है। और इसमें कुल 18 विषय हैं, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुल 18 विषय हैं। इसके लिए एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, जो है अनुसूची 12, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। और जो ग्राम पंचायत आपको बताया गया, पंचायती राज, इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के लिए थी। 9वीं भूमि सुधार के लिए जोड़ी गई थी। 8 अनुसूची हमारे मूल संविधान में थी, यह आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, आपको रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अब ये जो नगरीय स्वशासन है, जो नगर निगम है, इसके लिए भी जो संरचना है, यह 3 प्रकार से दी गई है। जैसे नगर पंचायत। नगर पंचायत किसके लिए दिया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जो कस्बा होते हैं, टाउन्स होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें दिया गया है नगर पालिका परिषद, यह छोटे शहरों के लिए है। नगर पालिका परिषद, ठीक है, स्मॉल टाउन्स। और बड़े शहरों में नगर निगम। नगर निगम की हमारे देश में संख्या कितनी है? आपकी जगह संख्या बता रहा हूँ। बड़े शहरों में इसके लिए कितनी संख्या होनी चाहिए? नगर निगम के लिए कम से कम 10 लाख की आबादी होनी चाहिए, ठीक है। आपको संख्या के विषय में बताना था, तो हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, हो सकता है यहाँ परीक्षा में आ जाए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायत आपको अभी बताया था मैंने, हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 52,000 ग्राम पंचायतें हैं। या आपको याद रखना होगा, 52,000 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत एवं नगर निगमों में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, इन दोनों में इलेक्शंस का जिम्मा राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार होता है इनमें चुनाव का प्रबंधन करना, उनका निर्देशन करना और उनका नियंत्रण करना, ठीक है। पूरे भारत में कुल 139 नगर निगम है, 139 नगर निगम है, जिसमें अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में कुल नगर निगमों की संख्या 12 है। उत्तर प्रदेश में कुल 12 नगर निगम है। यह हो गया आपका स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न। स्थानीय स्वशासन के बाद अब कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनके विषय में हम बात करेंगे। कुछ संस्थाएं हैं, नोट कर लीजिए। जो कार्यकारी संस्थाएं हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं हैं जिनका संविधान में जिक्र है, जो संवैधानिक हैं। ठीक है।
यदि यह संविधान में नहीं थी, मूल संविधान में नहीं थी, तो संविधान संशोधन करके इन्हें जोड़ा गया है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मूल संविधान में जिक्र भी नहीं है और उनके लिए यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि संविधान संशोधन करके उन्हें संविधान में जोड़ा जाए, इसीलिए उन्हें गैर संवैधानिक या संविधान इतर संस्थाएं भी आप कह सकते हैं। गैर संवैधानिक या संविधान इतर संस्थाएं, संविधान इतर संस्थाएं। गैर संवैधानिक से आप यह मत समझ लीजिए कि यह संविधान गैर कानूनी हो गई और ऐसे ही बना दी गई, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। संवैधानिक संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं आ जाती हैं, या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ छोटे छोटे टॉपिक शुरू हो जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक संस्थाओं में एक संस्था है निर्वाचन आयोग, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत जिम्मेदारी भरी संस्था है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 324, ठीक है। अगली एक महत्वपूर्ण संस्था है वित्त आयोग। वित्त आयोग का अनुच्छेद, इसमें सीधे सीधे अनुच्छेद आपसे बहुत प्रश्नों में पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा सकते हैं, 280 के तहत। फिर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। इनके विषय में अनुच्छेद 148 से 151 तक दिया हुआ है, ठीक। उसके पश्चात एक अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? महत्वपूर्ण है आपका अनुच्छेद 315 से 323 आपका संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग के पश्चात साथ में एक आपको हमने बताया था राज्य लोक सेवा आयोग, और दो से अधिक राज्यों के लिए होगा तो संयुक्त लोक सेवा आयोग बनेगा, ठीक है। यह भी हम आपको बता चुके हैं। फिर आता है अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, यह भी संविधान में है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। यह है अनुच्छेद 338 में। एनसीएससी से आप समझ गए होंगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। साथ में एक अन्य संविधान में जोड़ा गया है कमीशन, नेशनल कमीशन है, यानी कि राष्ट्रीय आयोग ही है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। यह अनुच्छेद 338 का के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया है, ठीक। साथ में एक अन्य है जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी संविधान में दी गई है, नोट कर लीजिए आप, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, क्या कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 350 खा में। अब जब अनुच्छेद 350 में जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाषा संबंधी अनुच्छेद वहीं पर हैं, ठीक है। अन्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत हैं? अनुच्छेद 76, ठीक। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे राज्य के महाअधिवक्ता, राज्य में राज्य के महाअधिवक्ता, ठीक है। इनके विषय में अनुच्छेद 165 के तहत दिया हुआ है, ठीक। अंतर्राज्यीय परिषद, जिनका जो अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री महोदय, यह भी है संविधान के में ही दी गई है, यह भी संस्था अंतर्राज्यीय परिषद। क्या दिया गया है? अनुच्छेद 263 के तहत, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। इसके विषय में अनुच्छेद 338 ख या बी, आप कुछ भी बोल लीजिए, इसके तहत दिया गया है।
यह हो गई आपकी कुछ संवैधानिक महत्वपूर्ण संस्थाएं भारत की। अब गौर करते हैं भारत की जो गैर संवैधानिक संरचनाएं हैं, जो संविधान इधर हैं जिनका संविधान में जिक्र नहीं है परंतु वह दी हुई हैं। आपको नोट करा देते हैं पहले, फिर सबके विषय में बात करते हैं। गैर संवैधानिक इसमें सबसे ऊपर ही आ जाता है नीति आयोग। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफॉर्मेटिंग इंडिया ऐसे करके है इसका। अभी मैं आपको इसके विषय में लिखा दूंगा। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एक अन्य है राज्य मानवाधिकार आयोग भी है राज्यों के लिए, राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग। फिर CVC जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग भी बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगला बहुत महत्वपूर्ण है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अन्वेषण ब्यूरो। जानते हैं आपको इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI। एक अन्य है जो पिछले कुछ समय बहुत चर्चा में रहा, लोकपाल। कुछ समय पूर्व काफ़ी अधिक चर्चा में था लोकपाल और लोकायुक्त। लोकायुक्त, ठीक है। अन्य की बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, उसके पश्चात केंद्रीय सूचना आयोग का गठन आवश्यक हो गया था। केंद्रीय सूचना आयोग है तो राज्यों में भी एक राज्य सूचना आयोग होगा। यह हमने आपको सारे कमीशंस जो हमारी संविधान संस्थाएं हैं ये आपको नोट करा दी। अब चलिए बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग थोड़ा बड़ा है, इसके लिए अलग से लिख लेते हैं। आते हैं निर्वाचन आयोग पर। निर्वाचन आयोग जो है इसमें क्या होता है, इसका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ जो इसकी संरचना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कार्य करने के लिए 2 अन्य आयुक्त होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 1989 तक सिर्फ इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होते थे। 1989 के बाद 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है संसद के द्वारा होती है। संसद के द्वारा जो विधि निर्मित की गई है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और जो निर्वाचन आयोग बन जाता है, निर्वाचन आयोग बनने के पश्चात निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक है, साथ में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो जाए तब तक होता है इनका कार्यकाल। बीच में यदि ये चाहें तो राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र को देख के या अपना पद त्याग सकते हैं। साथ में इनको उसी विधि से हटाया जाता है, अगर इन्हें हटाना हो तो उसी विधि से हटाया जाएगा जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात संसद में जो प्रक्रिया है उसका पालन करके। ठीक है, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं? निर्वाचन आयोग के कार्य हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत जो भी योग्य मतदाता हैं उनकी सूचियाँ तैयार करना, संसदीय चुनाव कराना, विधानसभा के चुनाव कराना, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराना,
यह इनके मुख्य कार्य हैं। ठीक है, साथ में परिसीमन आयोग के तहत या देश भर में चुनावी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करते हैं। यह भी इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आगे बढ़ते हैं वित्त आयोग पर। जो हमारा सेकंड है वित्त आयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी। वित्त आयोग, वित्त आयोग पर बढ़ने से पूर्व हम आपको बता देते हैं वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है श्री राजीव कुमार। श्री राजीव कुमार। यह अपने पद पर कब से हैं? तो यह अपने पद पर 15 मई 2022 से हैं। 15 मई 2022 से अपने पद पर हैं श्री राजीव कुमार। यह आप करंट अफेयर के सेक्शन में नोट करिएगा। हो सकता है पेट के एग्ज़ाम में यह जो आपको हम संस्थाएं बता रहे हैं, आज से कल तक की क्लासेस में आपको संस्थाएं हम पूरी कवर कर देंगे। इन संस्थाओं में से एक के अध्यक्ष तो ज़रूर ही पूछा जाएगा पेट जैसी परीक्षा में। तो ये दो क्लासेस आपके लिए ऐसे भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आइए हम बात करते हैं श्री राजीव कुमार जी ने किसका स्थान ग्रहण किया है। यह क्रम में 25वें निर्वाचन आयुक्त हैं। 25वें निर्वाचन आयुक्त हैं इन्होंने जिनका स्थान ग्रहण किया है, अर्थात वे 24वें निर्वाचन आयुक्त थे। 24वें निर्वाचन आयुक्त जो थे उनका नाम था श्री सुशील चंद्रा जी। श्री सुशील चंद्रा जी। ठीक है, इनका स्थान श्री राजीव कुमार जी ने ग्रहण किया। ठीक है, अब आते हैं हम वित्त आयोग पे, फाइनेंस कमीशन पर। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, उनकी पुनर्नियुक्ति या राष्ट्रपति करता है। पुनर्नियुक्ति मैंने वो शब्द यूज़ किया है, जबकि चुनाव आयोग में नहीं यूज़ किया था। आप कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। साथ में ये जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारित समय तक बने रह सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं वित्त आयोग के कार्य देखते हैं। वित्त आयोग का क्या कार्य होता है? वित्त आयोग राष्ट्रपति को कुछ विषयों पर सिफारिश देता है। विषय कौन कौन से हैं? जो भारत की संचित निधि है, इससे राज्यों को जो अनुदान सहायता दी जानी है। ठीक है, करों से जो भी राशियां प्राप्त हुई हैं उनका केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा। साथ में जो पंचायतें, नगर पालिकाएँ हैं, इनके संसाधनों की संपूर्ति के लिए जो भी निधि देना है उससे संबंधित सिफारिश। ठीक है, जो प्रथम वित्त आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। बहुत अधिक पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए। जहाँ काफ़ी सारे प्रश्नों में पूछा गया है। ठीक है, नवंबर 2017 में जो 15वां वित्त आयोग गठित किया गया था उसकी अवधि वर्ष 2020 से 2025 तक है। ठीक, 15वें वित्त आयोग यह प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित होता है। ठीक है, 2020 से 2025 की अवधि के लिए गठित है। इनके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और NK सिंह के साथ साथ इस 15वां वित्त आयोग है, इनमें अन्य जो सदस्य हैं उनमें हैं अरविंद मेहता जी, साथ में शशिकांत दास जी जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, रमेश चंद्र जी जो नीति आयोग के सदस्य भी हैं, अनूप सिंह जी और अशोक लाहिरी जी भी हैं। ठीक है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG भी इनको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 148 से 151 तक इनके विषय में दिया गया है। साथ में जो वर्तमान में भारत के CAG हैं, इनका नाम है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। यह कब से हैं? अगस्त 2020 से। ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने राजीव महर्षि जी का स्थान लिया है। राजीव महर्षि जी का स्थान लिया है। और यह क्रम में किस स्थान पे हैं? 25वें। ठीक। नहीं, इनका क्रम थोड़ा सा डाउट का है, या मैं आपको बाद में क्लियर करा दूंगा। भारत के जो प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, उनका नाम है V नरहरि राव साहब। प्रथम CAG V नरहरि राव। ठीक है। आपको तीनों नाम बता दिए हैं, जो भी आपकी परीक्षा में आ जाए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 148 में सीधा सीधा कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा और इसका एक स्वतंत्र कार्यालय भी होगा। अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी के अधीन कार्य नहीं करते हैं। ठीक है। ये भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख होते हैं। संपूर्ण देश की जो वित्तीय व्यवस्था है, इसके संरक्षक भी होते हैं। ठीक है। या केंद्र की और राज्य की दोनों की वित्तीय व्यवस्थाओं पर अपना नियंत्रण रखते हैं। इनका जो महत्व होता है, वो ऑल इंडिया अखिल भारतीय महत्व का होता है इनका पद। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए हमारे संविधान के निर्माता, शिल्पकार जिन्हें कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए बोला था कि भारतीय संविधान के तहत अति महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे। जो भारतीय लोकतंत्र के स्थायी स्तंभ हैं, जो आधार स्तंभ हैं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग शामिल हैं, उसी प्रकार एक आधार स्तंभ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी हैं। क्यों हैं? अभी हम आपको इनके कार्य बताएंगे, इनकी शक्तियाँ बताएंगे, फिर आपको यह समझ में आएगा। साथ में आपको यह बता देते हैं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनकी जो पदावधि होती है, यह होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। 65 वर्ष की आयु। ठीक है। यह इनकी पदावधि होती है। साथ में या अपने कार्यकाल को पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। साथ में इनको तभी हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा यदि दुर्व्यवहार साबित होता है या असक्षमता साबित होती है, तब विशेष बहुमत पर के द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जाएगा। अर्थात इन पर नियंत्रण किसी का होता नहीं है, इतनी आसानी से इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है। इसीलिए इनकी स्वतंत्रता निर्धारित की गई है। इनका कार्यकाल निश्चित किया गया है, एक निर्धारित प्रक्रिया दी गई है, ताकि इन्हें स्वतंत्रता मिल सके, निष्पक्षता से अपने कार्य कर सकें। साथ में किसी अन्य चीज़ों के विषय में बोला गया है कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होंगे, इनका कार्यकाल जब एक बार समाप्त हो जाएगा, तब भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है। और इनके सेवा काल में इनकी वेतन, पेंशन और अवकाश जैसे जो अधिकार होते हैं, उनमें कटौती नहीं की जा सकती है, यानी कि हानि नहीं की जा सकती है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और इनका वेतन भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। ठीक है। इनकी जो कर्तव्य और शक्तियां हैं, इसके विषय में आर्टिकल 149 में कहा गया है। आर्टिकल 149 इनका कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि इसमें
केंद्र के, राज्य के और किसी भी अन्य प्राधिकरण और निकायों के जो अकाउंट्स हैं उनसे संबंधित जो भी महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियां हैं इसके तहत प्राधिकृत किया गया है। अर्थात संघ एवं राज्य के लेखाओं का परीक्षण कर सकते हैं। भारत की जो संचित निधि है, लोक निधि है, जो राज्यों की आकस्मिकता निधि है, राज्यों की लोक निधि है, उसमें से कोई भी व्यय अगर हुआ है, अब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, व्यय अगर हुआ है, जब तक व्यय नहीं हुआ है कोई जांच नहीं, व्यय हुआ है उसकी लेखा परीक्षा कर सकते हैं। संसद और राज्य द्वारा अगर कोई वित्त पोषित निकाय है, अर्थात ऐसा कोई निकाय है जिसका वित्त का पोषण, जिसको फाइनेंस केंद्र या राज्य सरकार करती है, उस निकाय की लेखा परीक्षा भी सीएजी कर सकता है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन है, उनका ऑडिट करना, इन सभी प्रकार के जो कार्य हैं यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हैं। ठीक है। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग। एक महत्वपूर्ण संघ लोक सेवा आयोग, यह भी एक प्रकार से आधार स्तंभ है। इनके विषय में 315 से 323 के विषय तक दिया हुआ है, या आपको याद रखने की आवश्यकता है, जिसके बारे में पूछा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। और राष्ट्रपति सदस्यों की संख्या का निर्धारण कर सकता है। साथ में इनका भी जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। देखिए हमने कहाँ लगाना था और कहाँ लगा दिया। 65 वर्ष की आयु। ठीक है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा या त्याग दे सकते हैं। यदि इससे पूर्व हटाना है तो राष्ट्रपति द्वारा जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत हटाया जा सकता है। इन्हें एक स्वतंत्रता दी गई है संघ लोक सेवा आयोग को भी, यानी कि इनका जो वेतन और पेंशन है भारत की संचित निधि पर आधारित है, इनमें कटौती नहीं की जाएगी। जो संघ लोक सेवा का अध्यक्ष होगा वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद नहीं लेगा। साथ ही जो अन्य जो सदस्य हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अन्य सदस्य होंगे अध्यक्ष को छोड़कर, वह किसी राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं, यह छूट दी गई है। ठीक है। और इन्हें पुनर्नियुक्ति का पात्र भी नहीं माना गया, अर्थात यहाँ पर भी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। यह सब कुछ चीज़ें इनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किया गया है। संघ लोक सेवा के जो कार्य होते हैं वह कार्य हैं संघ और राज्यों के लिए जो प्रशासनिक और लोक सेवकों की नियुक्ति हेतु तो परीक्षाएं कराना। ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्य जिनकी सेवा के लिए विशेष योग्यता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हों, जब अनुरोध करें तो संयुक्त भर्ती के लिए योजना बनाना, और किसी मामले पर राज्यों को सलाह भी प्रदान करते हैं राज्यपाल के अनुरोध पर। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग एक परामर्शदात्री निकाय भी है, यह भी आप याद रखिएगा। अर्थात आयोग की सलाह मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। वर्तमान में संघ लोक सेवा के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। साथ में इसमें 6 अन्य सदस्य भी हैं। और डॉक्टर मनोज सोनी जी ने किसका स्थान लिया है? इन्होंने सुश्री स्मिता नागराज जी का स्थान लिया है। माफ़ कीजिएगा, सुश्री स्मिता नागराज जी तो कमीशन की सदस्य हैं। इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी जी का स्थान लिया है। ठीक है। मनोज कुमार सोनी जी ने प्रदीप कुमार जोशी जी का स्थान लिया है। ठीक। अब आगे हम बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग
इसका उल्लेख भी उसी में है, 315 से 323 के मध्य में इनका भी उल्लेख है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का। राज्य लोक सेवा आयोग के का भी संघ लोक सेवा आयोग के समान इसमें भी एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, सदस्य कितने होंगे या संबंधित राज्य के राज्यपाल पर निर्भर करता है। ठीक है, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में UPPSC उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है, इनके जो अध्यक्ष हैं श्री संजय श्रीनेत जी हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें 8 अन्य सदस्य एवं इनके जो सचिव हैं श्री जगदीश जी हैं। आपने देखा होगा सचिव साहब का हस्ताक्षर आता है जब भी एडमिट कार्ड आप देखते हैं या परीक्षा संबंधी नोटिफिकेशन आप पढ़ते होंगे। इनका जो समय होता है वह भी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। यहाँ आपको यह चीज़ थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा, तो इनकी पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। पीछे संघ लोक सेवा में 65 और यहाँ 62 वर्ष की आयु। ठीक है, साथ में अनुच्छेद 215 में ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान दिया हुआ है यदि आवश्यकता होती है तो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, यह संबंधित राज्यों की विधायिका के आग्रह पर, जो संबंधित राज्य है उसके विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और यह एक संवैधानिक संस्था ना होकर सांविधिक संस्था होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और लेकिन यह जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होगा यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेंगे। अब इसके पश्चात अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और जो अन्य आयोग आपको बताए हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग, साथ में भारत के महान्यायवादी, राज्यों के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, महाधिवक्ता, इस विषय में, और जो गैर संवैधानिक निकाय हैं इसके विषय में आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।